जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पे। प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का लेसन 1, जो कि चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ेंगे जैव परक्रम और पोषण क्या होता है। हम लोगों ने एनसीईआरटी के लेसन 1 और 2 को काफ़ी अच्छे से किया, जिसमें हम लोग जान चुके कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला पोर्शन, इसके बाद अम्ल क्षार और लवण वाले पोर्शन को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। इसके साथ ही उसके ऑब्जेक्टिव, उसके सब्जेक्टिव, सारे के सारे क्वेश्चन को भी हम लोग कर लिए हैं। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं, केमिस्ट्री से आगे निकलते हैं, थोड़ा सा बायो की ओर नज़र डालते हैं, ठीक ना। जिसको पढ़ने की उत्सुकता, प्यारे साथियों, जैसे ही हम 10 क्लास में नए नए जाते हैं तो बायो के बुकों को देख करके हमारी उत्सुकता जो होती है ना, हमारी जागरूकता इसके प्रति थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बच्चों का इंटेंशन, कुछ सीखने का तरीका, क्योंकि ये लाइफ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको जीव विज्ञान के परिचय में बता दें कि जीव विज्ञान ना सजीवों का विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग सभी छोटे छोटे बड़े बड़े जीवों के शारीरिक बनावट, उनके अंदर होने वाले सारे के सारे फंक्शन को जानते हैं, ठीक है। तो इसी कड़ी में हम लोग सीखेंगे बायोलॉजी के एक प्यारा सा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि जैव परक्रम हमारा क्या होता है, जैव परक्रम क्या होता है, और इसके साथ साथ हम लोग सीखेंगे कि पोषण क्या होता है, पोषण क्यों आवश्यक है, जैव परक्रम किसे कहते हैं और यह कैसी क्रिया है, ठीक है। थंबनेल में आप लोग देख रहे होंगे कि इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का ही नाम है जैव परक्रम और पोषण। तो जैव परक्रम वे सारी क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा कोई भी जीव अपना अनुरक्षण करता है। अनुरक्षण कहने का सेंस है प्यारे साथियों, अनुरक्षण कहते किसे हैं, ठीक है। तो वे सभी क्रियाएं जिससे हम अपने वृद्धि को, अपने शारीरिक वृद्धि को, किसी भी प्रकार का कोई क्षतिपूर्ति हो उसको पूरा करते हैं, तो उसको अनुरक्षण कहते हैं। जैसे हम लोग ना जब जन्म लिए थे तो हमारे शरीर की बनावट, आकृति कुछ ऐसी नहीं थी, हम छोटे थे, धीरे धीरे करके हम लोगों ने विकास किया, विकास करके बड़ा हुए, ठीक है। हमारे शरीर का सर्वांगीण विकास हुआ, जिस तरीके से जितना हमारा हाथ बढ़ा उस हिसाब से हमारे पैर की भी लंबाई बढ़ी, उसी हिसाब से हमारे बॉडी की लंबाई बढ़ी, उसी हिसाब से मस्तिष्क का विकास हुआ, ठीक है। तो इन सभी क्रियाओं को हम आज के इस सेशन में सीखने वाले हैं, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम होने वाला है जैव परक्रम और पोषण। तो चलिए देखते हैं जैव परक्रम और पोषण क्या है। लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस उसको कहते हैं जिससे ना कि हमारा लाइफ क्या कर रहा है, हम डेली लाइफ को, डेली बेसिस के लाइफ को हम क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। बात की जाए जैव परक्रम के परिचय का, तो अभी हम जान रहे हैं कि जैव परक्रम क्या है, एक क्रिया है, और यह कैसी क्रिया है, इस क्रिया के द्वारा ही हम क्या करते हैं, जीवन को जीते हैं। और जीवन जीने के लिए क्या ये क्रिया आवश्यक है? तो जी मेरे भाई, यह क्रिया आवश्यक है। अब इसके अंतर्गत होता क्या है, होता क्या है, ठीक है। तो देखिए जैव परक्रम के अंतर्गत होता क्या है, जीव क्या करते हैं, हम लोग को जीने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। हम लोग को जीने के लिए हवा की आवश्यकता है। हवा कैसे लेते हैं हम लोग? तो हवा हम लोग श्वसन के माध्यम से लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे ना शरीर में जल की भी आवश्यकता है, तो हम जल भी लेते हैं। और जल का क्या होता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल गमन करते हैं, या फिर हवा भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे बॉडी में ट्रेवल करता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग का कि वायुमंडल से नाक में सांस लिए और नाक में ही हवा का पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शरीर में ना, हमारे शरीर के एक एक अंग का अलग अलग काम है, सब अपने अपने वर्क को प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड करते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग नासिका से हवा को अंदर लेते हैं, वायुमंडल से हवा को ऑब्जर्व करते हैं अपने नाक के माध्यम से, तो नाक के माध्यम से यहाँ से जाता है, फिर और उसके बाद श्वास नली से होते हुए हमारा हवा जाता है फेफड़े में,
फेफड़े में ब्लड उपस्थित होता है, ब्लड के साथ साथ हमारा हवा जो है ना पूरे बॉडी के सबसे लास्ट यूनिट, जीवन के सबसे छोटी से छोटी इकाई कोशिका तक पहुंचता है। और यहीं पे बात नहीं रुकता है मेरे भाई, जैसे ही कोशिका के पास पहुंचता है तो कोशिका में भी बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, बहुत सारे। जब आप 9th क्लास कोशिका सेल वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कोशिका में भी बहुत सारे क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जिनमें आपका होता है न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो उसी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग तक पहुंचता है और तब जाके हमारा श्वसन क्या होता है, पूर्ण होता है। जैसे ही वायुमंडलीय ऑक्सीजन को हम कहाँ तक, अपने कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग तक पहुंचाते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रिया होता है जिससे जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है और उसी ऊर्जा से हम अपने वर्क को, डेली वर्क को प्रोसेस करते हैं और डेली वर्क को ख़त्म करते हैं। कुछ ऊर्जा हमारे काम करने में लग जाता है, कुछ ऊर्जा हमारे शरीर के विकास में लगता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा श्वसन का पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है और इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए ना बहुत सारे अंग भाग लेते हैं, बहुत सारे अंग भाग लेते हैं। तो अंगों का एक समूह बनता है जिसे अंग तंत्र कहते हैं। और चूंकि जिस क्रिया को करते हैं, अब श्वसन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, जो अंग मिल करके श्वसन की क्रिया को पूर्ण करते हैं उन्हें श्वसन तंत्र का भाग कहते हैं, उन्हें श्वसन तंत्र का भाग कहते हैं। तो जैसे हमारा देखिए लाइफ प्रोसेस का बात है तो यहाँ पे हमारा श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ठीक है, ये सभी क्रियाएं जो है ना इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लाइफ प्रोसेस का परिभाषा क्या होता है। आइए देखते हैं। वे सभी क्रियाएं जो किसी जीव को जीवित रहने, वृद्धि करने और अपने शरीर को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, ये उन्हें जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। वैसी क्रिया होती है जिनको ना जीव को जीवित रहने के लिए एकदम आवश्यक है या फिर अपने शरीर को शरीर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर लाइफ प्रोसेस का कोई भी एक पार्ट जो है ना, कोई भी एक पार्ट अगर नहीं फंक्शन हो तो मेरे भाई हमारा शरीर किसी काम का नहीं बचेगा, हमारा शरीर किसी काम का नहीं बचेगा। मुख्य जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, यानी कि जैव प्रक्रम के उदाहरण क्या क्या है। तो फर्स्ट है पोषण। पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं मेरे भाई, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो वैसी सभी क्रियाएं जिसके द्वारा कोई भी जीव बाहरी वातावरण से चीज़ों को ग्रहण करता है, पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद अपने शरीर में फंक्शन कर करके उसको अपने बॉडी के उपयोग लायक बनाता है, तब उसको पोषण कहते हैं। अब जैसे हम लोग के घर तो खाना बनाने के लिए एलपीजी सहायक होता है, तो ऐसा थोड़े है कि हम लोग सिलेंडर में भर के एलपीजी लाते हैं और एलपीजी पी के भोजन मिटा लेते हैं। नहीं, उससे क्या करते हैं, उसका प्रोसेस करते हैं। एलपीजी को चूल्हे से कनेक्ट करते हैं, चूल्हे में को जलाते हैं, उसके बाद फिर अपना जो भी अगला हमको मान लीजिए चावल बनाना है तो कुकर में चावल डालेंगे, पानी डालेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको जला करके प्रोसेस करेंगे, तो प्रोसेस करने के बाद एक टाइम लगता है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद हमको क्या होता है, चावल बन के, भात बन के प्राप्त होता है। तो सेम प्रोसेस है पोषण का। बाहरी पोषक तत्वों को हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं भोजन के माध्यम से। उसके बाद हमारे शरीर में ना एक पाचन तंत्र नाम का एरिया है। ठीक है, जो कि हमारे उदर गुहा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और आपको बता देना भाई, आपको बता दें हम अपने शरीर के भाग के बारे में बता दें तो देखिए, अब देखिए यहाँ से गर्दन के ऊपर वाला एरिया होता है ना, गर्दन के ऊपर वाले इस वाले एरिया को हम लोग मुख गुहा के अंतर्गत रखते हैं। मुख गुहा के अंतर्गत आता है आगे का एरिया और ऊपर का एरिया ये जो है ना मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है, कपाल की एरिया कहलाता है, यानी कि मुख गुहा होता है ये।
ओरल कैविटी कहा जाता है। जैसे यहाँ से नीचे वाले एरिया में, गर्दन के थोड़ा सा नीचे आते हैं हम, तो यहाँ से हमारा कुल्हे वाला एरिया, ये कॉलर बोन जहाँ से शुरू होता है, इस बोन वाले एरिया से नीचे रिब्स के लास्ट वाले एरिया तक, यानी कि चेस्ट वाले एरिया को, इस वाले एरिया को वक्ष गुहा के नाम से हम लोग जानते हैं, वक्ष गुहा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वक्ष गुहा के थोड़ा सा नीचे जब हम लोग आते हैं, ये पेट वाला एरिया यानी कि नाभिक वाला एरिया जो हम अपना होता है, इसे उदर गुहा के नाम से हम लोग जानते हैं, इसे उदर गुहा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उदर गुहा के नाम से जानते हैं। इसके नीचे जहाँ पे हमारे ना जयांग उपस्थित होते हैं, जो हमारे लैंगिक जनन, जितने भी जनन संचरित ऑर्गन्स होते हैं जो उपस्थित होते हैं, जो कि कुल्हे वाले एरिया के, यानी कि जांघ के ऊपरी भाग से, सबसे ऊपरी भाग जिसको कमर कहते हैं, इस वाले भाग को ना श्रोणी भाग कहा जाता है। जहाँ से मुड़ा होता है इसको श्रोणी वाला भाग कहते हैं। ठीक है, तो हमारे कुल मिलाकर के शरीर जो है ना, श्रोणी भाग कहा जाता है। कुल मिलाकर के शरीर को कुल 4 भागों में मुख गुहा, वक्ष गुहा, उदर गुहा और श्रोणी वाला भाग, यानी कि श्रोणी वाले एरिया में कुल मिलाकर के 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो हमारा जो है ना श्वसन तंत्र जो होता है, जो श्वसन तंत्र होता है वक्ष गुहा वाले एरिया में उपस्थित होता है, और जो पाचन तंत्र होता है उदर गुहा वाले एरिया में उपस्थित होता है, जो जनन तंत्र होता है वो श्रोणी वाले भाग में उपस्थित होता है। बाकी कुछ इसके सहायक अंग जो है ना मुख गुहा वाले एरिया में भी उपस्थित होते हैं। मुख गुहा वाले एरिया में उपस्थित अंग मुख्य रूप से पाचन और श्वसन में सहायता करते हैं। ठीक है, क्योंकि मुख गुहा वाले एरिया में हमारा उपस्थित क्या है, तो हमारा जबड़ा उपस्थित है, जबड़े में दांत उपस्थित है, जीभ उपस्थित है, नाक उपस्थित है जो कि श्वसन से संबंधित है, और जीभ दांत जो है हमारे भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे शरीर का ना, यह शरीर का हमारा मुख्य भाग हो गया, यहाँ से हमारा शरीर का मुख्य भाग हो गया। तो आइए देखते हैं हम लोग जान रहे थे पोषण में क्या होता है कि बाहरी पोषक तत्वों का हम लोग उपयोग करते हैं, और उपयोग करने के बाद उनमें उपस्थित लाभदायक पदार्थों को शरीर में यूज करते हैं। बाकी जो हानिकारक पदार्थ बचते हैं उनको आगे के प्रोसेस के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। तो पोषण को हम कह सकते हैं कि भोजन प्राप्त करना और उसका उपयोग करना। उपयोग करने के लिए जैसे हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं ना, तो एक क्रिया होता है जिस क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक है, पाचन में कौन कौन भाग लेता है, तो हमारे शरीर में उपस्थित संपूर्ण पाचन तंत्र भाग लेता है। कौन? पाचन तंत्र भाग लेता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अब चलिए जानते हैं हम श्वसन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। श्वसन का मुख्य काम क्या है? श्वसन का मुख्य काम है जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है, हम लोग बाहरी वायुमंडल से वायु को लेते हैं, जो कि वायु का एक मिक्सचर होता है जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सारे प्रकार के गैसों का एक मिश्रण होता है, जिसको हम लोग नासिका से अंदर लेते हैं। और जैसे ही नासिका से अंदर लेते हैं ना, तो हमारे नासिका में ना म्यूकस पाया जाता है, जो कि वायुमंडल में उपस्थित हवा के साथ जितने भी धूल कण जाते हैं या फिर हानिकारक जीवाणु जाते हैं, बैक्टीरिया जाते हैं, तो नाक के बाल और म्यूकस के सहारे उनको नासिका में ही रोक लिया जाता है। जब यह म्यूकस सूख जाता है तो हम लोग उसको हाथ से डाल के अंगुली से खखोर के निकाल लेते हैं। नकटी के रूप में यह करिया निकलता है। ठीक है, काले रंग का हो जाता है। तो यहाँ से हमारा जो श्वसन है ना, नासिका से शुरू होता है और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के समाप्त होता है, और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का उत्पादन होता है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, परिवहन, अगला क्या है? परिवहन। शरीर में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, चाहे किसी भी प्रकार का पदार्थ हो। हमारे देखिए शरीर, जो हमारा शरीर है ना, इसमें पदार्थ क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, चाहे ठोस पदार्थ हो, चाहे द्रव पदार्थ हो, चाहे गैस हो। हम लोग सांस ही लेते हैं तो क्या होता है, हमारा हवा नाक में ही प्रोसेस थोड़ी होता है। हमारा हवा जो है ना,
नासिका से आगे बढ़ता है, नासिका से आगे बढ़ता है फेफड़े में, फेफड़े से होकर के कहाँ जाता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इन सभी गैसों को, इन सभी भोजन के कणों को, भोजन के कण जितने भी होते हैं, हम मुंह के द्वारा अंदर लेते हैं। जैसे ही मुंह के द्वारा अंदर लेते हैं तो ग्रास नली से होता हुआ हमारा कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है, आमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से प्रोसेस समाप्त हो जाता है तो वहाँ बड़ी आंत का एक भाग होता है मलाशय, वहाँ पे जाकर के स्टोर हो जाता है अपशिष्ट के रूप में। ठीक है, इसके बाद की क्रिया दूसरी हो जाती है। तो हमारा भोजन भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, और जितने भी तरल पदार्थ हमारे शरीर में, रक्त हैं, जल हैं, सबका प्रोसेस होते रहता है। तो जो भी, जब जिस किसी भी क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, गति करते हैं, गमन करते हैं, उस क्रिया को ही परिवहन कहा जाता है, उस क्रिया को ही परिवहन कहा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। अगला बात है उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन किसे कहते हैं? संपूर्ण परिवहन को भी पूरा करने के लिए परिवहन तंत्र हमारे शरीर में पाया जाता है। संपूर्ण परिवहन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए परिवहन तंत्र हमारे शरीर में पाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसको कहते हैं। उत्सर्जन का बात किया जाए, जिसे एक्सक्रेशन कहते हैं, तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। जितने भी हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, तो सभी पदार्थों का सेम रूप में, जैसे हम लोग सांस गैस लेते हैं तो गैसीय रूप में भी अपशिष्ट बनता है, जब हम लोग पानी पीते हैं तो उसका द्रव रूप में अपशिष्ट बनता है, भोजन हम लोग करते हैं तो उसका ठोस रूप में अपशिष्ट बनता है। यानी कि हमारे जीवों के शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, चाहे वो कोनो रूप में हो, ठोस में हो, द्रव में हो, गैस में हो। देखिए, ठोस के रूप में जो हम लोग का ना अपशिष्ट बनता है, उसको ना बिलिरुबिन कहते हैं। बिलिरुबिन, यह पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, और जो द्रव रूप में बनता है उनको यूरिन कहते हैं। ठीक है, और जो गैस का अपशिष्ट बनता है उसको क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CO2। ठीक है, तो जो ठोस अपशिष्ट बनता है उसको बिलिरुबिन कहते हैं, जो द्रव अपशिष्ट बनता है उसको यूरिन कहते हैं, और जो गैसीय अपशिष्ट बनता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो इन सभी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से जो बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है ना, उसी को उत्सर्जन कहते हैं। और संपूर्ण उत्सर्जन की क्रिया को पूरा करने के लिए उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। इसी प्रकार से एक और जैव प्रक्रम होता है, जिसको हम लोग जनन कहते हैं। जनन एक विशेष प्रकार का जैव प्रक्रम प्रक्रिया है जो कि जन्म से शुरू नहीं होता है। यह जन्म से शुरू नहीं होता है, क्योंकि जनन के लिए ना कुछ ग्रंथियां होती हैं। की क्रिया को होने के लिए कुछ ग्रंथियां होती हैं जो कि जन्म से एक्टिव नहीं रहती हैं। वो ग्रंथियां उपस्थित तो रहती हैं, लेकिन उनका कार्य नहीं करती हैं। कार्य करने के लिए उनको एक निश्चित उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है। एक निश्चित उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही
इस उम्र से एक निश्चित उम्र सीमा है, जो उस उम्र सीमा को हम लोग जब प्राप्त करते हैं तो उस क्रिया को करने के लिए हम लोग योग्य हो जाते हैं। लेकिन इसके होने और नहीं होने से शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको छोड़ करके बाकी किसी भी जैव प्रक्रम की प्रक्रिया को अगर किसी भी कारण से अवरुद्ध होता है तो व्यक्ति का फाइनली डेथ हो जाएगा, व्यक्ति मर सकता है। लेकिन जनन की क्रिया नहीं होने से कोई व्यक्ति मरता नहीं है। ठीक है, तो यह जो है जैव प्रक्रम का यह सबसे बड़ा अपवाद है। ठीक है, सबसे बड़ा अपवाद है। और यहाँ तक रहा हमारा, ये था हमारा जैव प्रक्रम का परिचय। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक वाइज सारे के सारे टॉपिक को लेकर के। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।